Well students, now we are going to revise our chapter Economic Reforms 1991. ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये याद रखना है कि 1990 के अंदर हमारे देश में बहुत बड़े क्राइसिस आ गए थे। ठीक है, जिसकी वजह से कुछ रिफॉर्म्स, कुछ बदलावों की रिक्वायरमेंट थी। उन बदलावों को हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के नाम से जाना और इसको एलपीजी मॉडल ऑफ ग्रोथ भी कहते हैं। एलपीजी का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो थी 1991 में आई, तब फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह थे और प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव जी थे। ठीक है, ये आपने दो चीज़ें बहुत अच्छे से याद रखनी है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि देश में फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा था। आप लोगों को अगर पता हो, फिस्कल डेफिसिट बोरोइंग से रिलेटेड होता है। तो देश में बोरोइंग्स बहुत ज़्यादा हो गई थी उस टाइम पे, इसीलिए हाई फिस्कल डेफिसिट चल रहा था हमारा। उस वजह से कुछ बदलाव चाहिए थे देश में। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस कब होते हैं? जब हमारे इंपोर्ट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और एक्सपोर्ट बहुत कम होते हैं। ठीक है, पब्लिक सेक्टर जो था वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहा था, प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, इसलिए भी हमें प्राइवेटाइजेशन की बहुत ज़रूरत थी। और इन्फ्लेशन उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हाई थी, इसकी वजह से हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आए या एलपीजी का मॉडल लेके आए। सबसे पहला जो इसके अंदर आता है कंसर्न, दैट इज़ कॉल्ड एज लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि आपको फ्रीडम चाहिए कुछ काम करने के लिए। ठीक है, कुछ रिस्ट्रिक्शन से रिलैक्सेशन चाहिए आपको। अगर ऐसी कुछ रिलैक्सेशन मिल जाती है तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। इसमें इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़े बदलाव लाए गए, जैसे इंडस्ट्री को लाइसेंस बंद कर दिया गया। अभी हमने लाइसेंसिंग राज के बारे में पढ़ा था पिछले चैप्टर में, तो सारी जो इंडस्ट्रीज थी उनके लाइसेंस बंद कर दिए गए थे। ठीक है, और कंपलसरी लाइसेंस सिर्फ 4 इंडस्ट्रीज़ के लिए, सिगरेट, इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस, डिफेंस इंडस्ट्री और डेंजरस केमिकल्स की इंडस्ट्री में चाहिए था। पब्लिक सेक्टर को कंट्रैक्ट कर दिया गया। कंट्रैक्ट का मतलब होता है ऐसे कंट्रैक्ट कर देना, कम कर देना, और पब्लिक सेक्टर को कम करके सिर्फ एटॉमिक एनर्जी और रेलवेज़ की तरफ लेके जाया गया। ठीक है, देन एमआरटीपी एक्ट से आज़ादी मिल गई थी और इसको चेंज करके क्या बना दिया गया था, कंपटीशन एक्ट 2002, जो ज़्यादा लिबरल था, बहुत ज़्यादा और भी अच्छी इसमें कुछ बेनिफिट्स थे। तो ये आपको अच्छे से क्वेश्चन याद होना चाहिए कि एमआरटीपी एक्ट 1961 में आया था। ये क्यों आया था? ताकि जो गवर्नमेंट मोनोपली चल रही थी उसको ख़त्म कर सके ब्रिटिशर्स की या कुछ सेलर्स की, और उसको ख़त्म करने के बाद एक और इन्होंने एक्ट बनाया जिसको रिप्लेस किया 2002 में कंपटीशन एक्ट से। ठीक है, अब हमें आज़ादी मिल गई थी कि हम कैपिटल गुड्स, जो मशीन गुड्स होते हैं, उनको बाहर से इंपोर्ट कर सकें। अब बाहर से मशीनें आएंगी तो ही हम चीज़ें अच्छी बना सकते हैं, नई टेक्नोलॉजी आएगी, तो इसीलिए इन्होंने फ्रीडम ऑफ इंपोर्ट दे दी थी उसको। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में बहुत बड़ा रिफॉर्म आया था 2006 में, एमएसएमईडी एक्ट आया था। ये 11th क्लास में अच्छे से पढ़ा है आपने, फिर भी देख लो। इसकी जो लिमिट्स वगैरह है ये मैंने नोट्स में मेंशन की हुई हैं, बहुत ध्यान से वो नोट्स पढ़ लेना। ठीक है, देन आपको क्या याद रखना है कि इससे क्या पॉजिटिव इफ़ेक्ट थे। एक तो ग्रोथ रेट बहुत अच्छी हो गई थी देश की लिबरलाइजेशन से, क्योंकि अब कैपिटल गुड्स बाहर से आ सकते थे। ठीक है, आउटसोर्सिंग का मतलब कि बाहर से हम काम करवा लेते थे बहुत ज़्यादा, इसकी भी आज़ादी मिल गई थी आपको कि जैसे मैं कोई काम नहीं कर सकती, आप अपनी फ़ाइल बाहर से बनवा लेते, वैसे आउटसोर्सिंग होती थी। तो कोई मैन्युफैक्चरर, कोई बिजनेसमैन कोई काम कराना चाहता हो अपने बिजनेस का बाहर से, वो करवा सकता था। ठीक है, सर्विस सेक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि अगर सर्विस क्या है, बैंकिंग, ठीक है, कम्युनिकेशन, ये सारी सर्विसेज हैं। तो सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन, ये तभी होंगी जब प्रोडक्शन होगी। तो लिबरल कर दिया, लाइसेंस कम कर दिया, प्रोडक्शन हुई, प्रोडक्शन की वजह से सर्विसेज भी बढ़ गई। ठीक है, इंडियन कंपनीज़ को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ, क्योंकि अब लोग एमएनसीज भी बाहर से आके यहाँ पे लगने लग गई, साथ में कोलैबोरेशन होने लग गई। ठीक है, उनको आज़ादी होगी कंपनीज़ खोलने की, वो उन्होंने खोली। ठीक है, कंज्यूमर की सॉवरेनिटी देखी गई, कंज्यूमर को मतलब है किंग ऑफ द मार्केट माने जाने लग पड़ा। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे भी इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस हटा दी, बाहर से कोई भी आके इंडिया में इन्वेस्ट कर सकता था। इसकी वजह से अब बाहर से कोई आता था, पैसा भी बाहर का लाता था, तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी इंडिया के अंदर बढ़ गए थे बहुत ज़्यादा। ठीक है, और इन्फ्लेशन पे भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लेवल डाउन करने की कोशिश की गई थी। फाइन, अब इसमें नेगेटिव इफ़ेक्ट्स क्या थे? नेगेटिव ये थे बेटा कि थोड़ा सा एग्रीकल्चर पे इस पर इफ़ेक्ट पड़ा। ठीक है, एग्रीकल्चर पे इसलिए पड़ा तो इसमें हमने क्या याद रखना है कि subsidies on inputs have been reduced with high production cost. ठीक है, इंडियन फार्मर्स फेल टू फेस ग्लोबल कंपटीशन।
कुछ ऐसी चीज़ें थी। इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही थी पर थोड़ी लो लेवल की हो रही थी, गुड्स आ रहे थे पर अच्छी क्वालिटी के नहीं आ रहे थे, चीपर आ रहे थे कुछ, ठीक है। नो एक्सेस टू मार्केट्स इन डेवलप्ड कंट्रीज़, डेवलप कंट्रीज़ में मार्केट को एक्सेस नहीं मिल रहा था। डिसइन्वेस्टमेंट में आपने क्या याद रखना कि पब्लिक सेक्टर कुछ हिस्सा अपना प्राइवेट सेक्टर को दे देता था, उसको डिसइन्वेस्टमेंट कहते थे, ठीक है। अब बहुत सारी और भी थी प्रॉब्लम, जिसमें जॉबलेस ग्रोथ याद रखनी। देश में ग्रोथ हो रही थी बट लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही थी, तो जॉबलेस ग्रोथ उसको हम कहते हैं। फिर डीमोनेटाइजेशन का कंसेप्ट आपको याद रखना है, जो इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट है। डीमोनेटाइजेशन का मतलब कि आपने लीगल टेंडर करेंसी जो थी आरबीआई की, उसको कैंसिल कर दिया। 2016 में हुआ था ये। 500 और 1000 के नोट्स इसमें रिप्लेस कर दिए गए थे, 500 के बंद कर दिए गए थे, नहीं सॉरी 1000 के बंद कर दिए गए थे और 500 के रिप्लेस कर दिए गए थे विद द न्यू करेंसी। सो ये क्यों किया गया था? ताकि हम देख सकें कि कोई करप्शन ना हो रही हो, ब्लैक मनी ना आ गई हो देश में, ठीक है। कोई काउंटरफीट करेंसी, कोई ऑब्जेक्टिव जो फेक करेंसी हमारे सामने आ गई है वो उसको ख़त्म करना था, या कोई टेरर फंडिंग तो नहीं हो रही यहाँ पर, वो भी सारा एकदम से ख़त्म कर दिया था, ठीक है। देन आपको क्या याद रखना है यहाँ से कि प्राइवेटाइजेशन और डीनेशनलाइजेशन में क्या फ़र्क है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब है किसी को प्राइवेट सेक्टर को दे दिया आपने काम, ठीक है, या कुछ अपना परसेंटेज ऑफ शेयर दे दिया उनको, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन जो होती है वो डीनेशनलाइजेशन या डिसइन्वेस्टमेंट की वजह से होती है, ठीक है। जो डीनेशनलाइजेशन होती है वो एक तरीका है प्राइवेटाइजेशन का। डीनेशनलाइजेशन का मतलब कि नाम हटा दिया, प्राइवेट से पब्लिक से प्राइवेट कर दिया या प्राइवेट से पब्लिक। डीनेशनलाइजेशन, नेशनल इंडस्ट्री जो पब्लिक इंडस्ट्री थी उसको प्राइवेट कर दिया, उसको कहते हैं डीनेशनलाइजेशन। और डिसइन्वेस्टमेंट का या प्राइवेटाइजेशन का मतलब है कुछ हिस्सा अपना प्राइवेट सेक्टर को मिल जाना, ठीक है, पब्लिक सेक्टर का, उसको हम प्राइवेटाइजेशन कहते हैं, ठीक है। देन आपको यहाँ से क्या पता होना चाहिए कि हमारे देश में कुछ प्राइवेटाइजेशन को हुई है, बट पब्लिक सेक्टर को प्रमोट करने के लिए महारत्नास, नवरत्नास, मिनी रत्नास इंडस्ट्रीज़ को क्लासिफाई किया गया इस तरह से, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। देन ग्लोबलाइजेशन की अगर हम बात करें तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब है इकॉनमी को ओपन कर देना फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट में लिबरल हो गए, आसानी होगी बहुत ज़्यादा, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास, इनका नाम भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। आरबीआई अपेक्स बॉडी है जो सारे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करती है हमारे देश में, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि और क्या स्पेशल कुछ हुआ था, जीएसटी आया, टैक्स रिफॉर्म्स का मतलब होता है बदलाव, तो टैक्स रिफॉर्म्स में आपको याद रखना है कि जीएसटी ने सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस किया था, बट साथ में याद रखना है कस्टम ड्यूटी को रिप्लेस नहीं किया था। ये मैंने आपको नोट्स में लिख कर दिया है। इसका मोटो था 1 टैक्स 1 मार्केट एंड 1 नेशन, ठीक है। इसके बाद स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स ऐसे जोन्स होते हैं, ऐसे एरियाज़ होते हैं देश में जहाँ पे अगर आप इंडस्ट्री लगाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट सरकार देती है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि सरकार चाहती है कि कोई भी हमारे देश में एरिया पिछड़ा ना रह जाए, सब जगह इक्वल डेवलपमेंट हो। आपने गवर्नमेंट बजट में भी पढ़ा हो, बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट एक ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट बजट का, बिल्कुल वैसे ही स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए गए हैं बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट के लिए, हर रीजन में एक जैसी डेवलपमेंट हो, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे रिफॉर्म्स फॉरेन एक्सचेंज के भी आए थे, जिसमें उन्होंने बताया कि इंडिया की जो रुपी है उसको एक बार डीवैल्यू किया था, याद है। डीवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन में फ़र्क होता है। डीवैल्यूएशन का मतलब होता है जब आरबीआई खुद अपनी मनी को गिराता है, वैल्यू को गिराता है, जिसको हम मैनेज्ड फ्लोटिंग भी बोलते हैं, ठीक है। ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। देन इसके अलावा आपको इस चैप्टर के अंदर कुछ बेसिक नहीं है, बाकी सब कवर किया हुआ है मैंने नोट्स के अंदर, ठीक है।